और सिगरेट पीते हुए बात कर रहे थे। 15 साल के बच्चे, जहाँ की सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है। शिक्षित है वो, उसको पढ़ा उन्होंने, उसके बाद निकाला, उसके बाद उन्होंने पिया। एक ही सिगरेट को पैसा बचा के शेयर करके पी रहे थे पार्टनरशिप में। सर्वत्र वर्जित कहा गया है ना हमारे शास्त्रों में। पेरेंट्स को ना एक बार बच्चों से बात करना चाहिए था। जैसे कहते हैं ना कि जो सिक्के के दो पहलू है ना, एक हेड और एक टेल, ठीक है, तो कोई हेड को लेके चलता है, कोई टेल को लेके चलता है। फैमिली और लव ये तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन थे जो उनको पढ़ाई में ध्यान लगाने देता ही नहीं है। तो आप क्या चाहोगे कि आपके साथ 10 लोग और बर्बाद हों, कि आप अकेले सुधर के 10 लोगों को और सुधारें? और बीच में वो सडनली रील्स स्क्रॉल करता है या यूट्यूब स्क्रॉल करता है, वहां पे देखता है कि एक इंस्टाग्राम से के रील से ही 1 लाख 2 लाख कमाया जा रहा है, यूट्यूब के एक वीडियो से ही 5 लाख 10 लाख कमाया जा रहा है। तो वहां वो डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। अब अनपढ़ भी शिक्षित है, ऐसा कह सकते हैं क्या? तो मैं पहले ग्राउंड लेवल पे जाके वहाँ की समस्या को देखती कि किस वजह से शिक्षा एंड मतलब आखिरी बच्चे तक, आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जैसा कि हर्ष ने बताया कि प्यार में पड़ जाना, वो जो है उस खतरे से आपको निकलना होगा। नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा और हमारी मेहमान यानी कि हमारे गेस्ट हमें मार्गदर्शन देंगे शिक्षा की ओर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर पूर्णिमा सरोज, जो हायर सेकेंडरी स्कूल धनपुंजी में प्रिंसिपल के रूप में पदस्थ हैं। और इतना ही नहीं, वे बादल जो आपने सुना हुआ है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर, वहाँ पे भी ये प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थ रह चुके हैं। और साथ ही इनको श्रेष्ठ शिक्षकीय कार्य के लिए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये मल्टी टैलेंटेड भी हैं, कवित्री भी हैं, ये कविता भी लिखते हैं। और आप जानते होंगे हमारे भारत में जो प्रथम शिक्षकीय महिला थी जिनका नाम था सावित्री बाई फुले, उस सम्मान से इनको दिल्ली के द्वारा सन 2018 को सावित्री बाई फुले पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मैम कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। ओके, और कुछ बताना चाहें कि आप कितने अच्छे हैं, मैं सुनना चाहूंगा मैम। ये तो आप मुझे देख के अंदाजा लगा सकते हैं, इतने अच्छे आयोजन में आपने बुलाया तो मैं पहले से भी थोड़ा सा ज्यादा लेवल में अच्छी हो गई हूँ। क्या क्या मुझसे पूछना चाहते हैं, क्या जानकारी चाहिए, कुछ अनुभव चाहिए, तो ये सारी चीजें आज हम हर्ष के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे आप। यस मैम। तो मैं आज मैम शिक्षा को ही पकड़ने वाला हूँ, शिक्षा को ही भागों में बांटूंगा और आपको बस अपने विचार ही स्पष्ट रूप से प्रकट करना है। क्या आप क्या सोचते हैं मेरे प्रश्नों को लेकर, बस वही आपको दर्शाना है अपने ध्वनि के जरिए। तो स्टार्टिंग में आपसे बस छोटे से प्रश्न से शुरुआत करना चाहूँगा। मैं एक बच्चे ने बोला था कि सर, छोटे बच्चे ने बोला था, बैठे हैं कहीं पे, तो उसका प्रश्न है ये कि मैं सर बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मैं फिर भी टॉपर का जो स्थान है वो पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं टॉपर बन नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ सर? तो उसका 2 रीज़न है कि वो टॉपर बनना चाहता है। एक पहला रीज़न जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मम्मी पापा को खुश करना चाहता है, और दूसरा रीज़न उसने बोला कोई बबीता कुमारी उसके क्लास में है, उसके लिए वो पढ़ना चाहता है, टॉपर बनना चाहता है। तो ऐसा उसने बोला। तो मैम आप उसको कैसे समझाएंगे कि टॉपर कैसे बने? तो जो भी बच्चे ने क्वेश्चन किया है, तो आपकी नजर में टॉपर का मतलब क्या है? कि सिर्फ नंबर से ही कोई टॉप हो सकता है? केवल नंबर से ही कोई टॉप हो सकता है क्या? टॉपर का मीनिंग क्या होता है बताइए? कि मेरे क्लासमेट को किसी को 80 में 78 मिला है ना, और किसी को 60 मिला है, तो 78 वाला टॉपर है ना? वही सोचते हो ना आप लोग। लेकिन ये परिभाषा आपको बदलनी होगी सबसे पहले, ठीक है? कि अंकों से कोई टॉपर नहीं होता। अंक केवल क्या है, आपने उस समय आपकी मानसिक स्थिति जो भी थी, आपने उस प्रश्नों के जवाब दिए, है ना? और कई लोगों के पास समय नहीं रहता है, भले आता है फिर भी समय नहीं होता है, उस वजह से उनके नंबर कुछ कट जाते हैं। तो एक्चुअल में जो टॉपर है उसके पास नॉलेज होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है? जो नॉलेज बेस्ड टॉपर है वो हमेशा के लिए मतलब एवर ग्रीन टॉपर रहेगा।
और सिर्फ नंबर के लिए आपने कभी कोई क्वेश्चन मिस कर दिया, कोई क्वेश्चन जवाब दे दिया, उस वक्त आपने टॉपर कहलाया, तो वो क्षणिक है। क्षणिक मतलब समझ रहे हो, कुछ समय के लिए आप टॉपर कहलाओगे। लेकिन यदि आपका ज्ञान विस्तृत है, विस्तार में, भले आप 60% वाले भी हो, लेकिन आपको सारा चीज नॉलेज में है, हर चीज आप जानते हैं, आपने पूरा थॉरो पढ़ाई की है, डीपली पढ़ाई की है, तो उस समय जो वो ज्ञान का टॉपर है वो हमारी नजर में हमेशा के लिए टॉपर हो जाता है। तो ये जो कंपटीशन की जो भावना है वो होनी चाहिए, जरूरी है। लेकिन एक डिप्रेशन आ जाता है बच्चों में आजकल कि हमारे अंक 2 अंक कम हो गए, हमारे 2 अंक ज्यादा हो गए। ये वाली चीज आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। हमेशा जो ज्ञान है वो हमेशा टॉप में ही रखेगा आपको। 1-2 नंबर से आप पीछे हो जाते हैं तो टॉपर वाली जो लाइन है वो खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि हम टॉपर सिर्फ नंबर से नहीं, नॉलेज से बने। ठीक है, बहुत ही प्यारा जवाब दिया आपने मैम। और इसी जवाब के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये है मैम कि शिक्षित वर्सेस अशिक्षित। मैंने ग्राफ निकाला कल बैठे बैठे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सेंसस ऑफ इंडिया ये एक जनगणना होता है, वेबसाइट है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। वहाँ पे गिना जाता है कि कितने लोग इलिटरेट हैं और कितने लोग लिटरेट हैं ऑल ओवर इंडिया पे, पढ़े लिखे और कितने अनपढ़ हैं, ये ग्राफ बताता है वो। तो उनके द्वारा सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा ग्राफ निकला है कि 77% पीपल अभी के डेट पे पढ़े लिखे हैं और बचे 22-23% वो अभी भी इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो लेकिन मैम देख रहे हैं अप्रोक्स आसपास 80% बच्चे अब पढ़े लिखे हैं लोग, 20% बस इधर उधर हो रहा है। तो पढ़े लिखे का मतलब होता है कि अब बच्चा समझ सकता है, लोगों को लोग जो बोल रहे हैं वो अब खुद प्रोसेस करके उसका सही हल निकाल सकता है, मतलब उसको बोला जाता है शिक्षित, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है मैम इसमें कि इतना पढ़ लिखने के बाद भी बच्चे या कोई भी हो हमारे देश के युवा, वो आसानी से किसी के बात में कैसे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक टीवी शो चल रहा है, वहाँ पे एक अजय देवगन एक एक्टर हैं, कलाकार हैं, वो आके कहते हैं बोलो जुबा केसरी और एक विमल का प्रचार करते हैं और सब शिक्षित लोग हैं, फिर भी बहुत सारे लोग उस पर आकर्षित होकर उसको खरीदने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, इन्फ्लुएंसर को अगर हम पकड़ लें, वो लोग भी बहुत सारी चीज़ों का पॉडकास्ट में कहीं पे भी प्रचार करते हैं, कुछ भी चीज़ों का, बेकार चीज़ों का भी, कहीं अच्छे लोग अच्छी चीज़ों का भी करते हैं, कुछ बेकार भी। उस बेकार चीज़ को भी प्रभावित होके हमारे जो युवा होते हैं, कहीं सारे युवा, वो उसको खरीदना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं वो चीज़ गलत है। मैं हाल ही में एक मूवी देखने गया था। मूवी में आपको पता होगा शुरुआत में एक ऐड आता है, मुकेश अब नहीं रहा। तो वो एक ऐड चल रहा था, पीछे से 2 बच्चे बोल रहे थे, 15 साल के बच्चे, ए मुकेश यार, अगर मुकेश जिंदा होता तो आज बात ही कुछ और होती। ऐसे ऐसे मजाक फनी वे पे बोल रहे थे और सिगरेट पीते हुए बात कर रहे थे 15 साल के बच्चे, जहाँ की सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है। शिक्षित है वो, उसको पढ़ा उन्होंने, उसके बाद निकाला, उसके बाद उन्होंने पिया, एक ही सिगरेट को पैसा बचा के शेयर करके पी रहे थे पार्टनरशिप में। तो मेरा सवाल ये है मैम, क्या शिक्षा जिम्मेदार है? पॉजिटिव चीज को पॉजिटिविटी के लेवल पे ले जा रहे हैं हम, चंद्रयान को हम मून पे ले जाके छोड़े, शिक्षा को इस लेवल पे ले गए, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव पे जा रहा है। तो क्या शिक्षा जिम्मेदार है कहीं ना कहीं? वो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअल में आपकी जो सोच है और आपका प्रश्न है, वो आज हमारे देश के हर जगह का एक बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज है। चैलेंज मतलब एक समस्या मूलक है। जैसे कहते हैं ना कि जो सिक्के के 2 पहलू है ना, एक हेड और एक टेल। ठीक है, तो कोई हेड को लेके चलता है, कोई टेल को लेके चलता है। आप उनको हमारी तरह चलो, हेड में ही चलो, ऐसा मोटिवेट बोल सकते हैं, लेकिन उसकी मर्जी रहती है कि मैं कहाँ चलूं, है ना। तो इन चीजों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो युवा पीढ़ी अभी समझदार हो रही है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कहते कि सभी लोग सिगरेट पी रहे हैं, सभी लोग निगेटिव जा रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है ना। हाँ। तो शिक्षा को हम उसमें दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान जो है हमको अच्छी चीजें ही सीखने के लिए मोटिवेट करती है। यदि हमने कोई दूसरा पहलू ले लिया, निगेटिव पहलू ले लिया, तो हर जगह जीवन के 2 रास्ते हैं, आप राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, है ना।
कोई राइट चला जाता है, कोई लेफ्ट चला जाता है। तो ये सब चीजें यदि उनको सही वक्त में, ऐसे वक्त में जहाँ पे उसके पास दुविधा आ गई, दुविधा मतलब समझ रहे ना कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, वो दुविधा वाली स्थिति में यदि किसी ने उसको बता दिया कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, एग्जैक्ट उसी समय में जो युवा पीढ़ी है वो अपना रास्ता पकड़ सकती है। यदि उसको किसी ने गाइड कर दिया कि आपको ये रास्ता सही है, तो वो बच्चा कहाँ चला जाएगा? सही रास्ते पे चला जाएगा। यदि उस समय उसके मन में दुविधा है, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कि शॉर्टकट मुझे ये मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में वो अपने विचार से निर्णय लेता है। उस समय वो सोच नहीं पाता कि मुझे, मेरे लिए क्या सही है। तो उस समय बहुत बड़ी संभावना रहती है बिगड़ने की, है ना। और जो ये एज है, टीनेजर्स ग्रुप जो रहता है, लगभग 16 से लेके 20 साल के युवा, क्योंकि उस समय उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है। जो चीजें उसे मिल जाए जल्दी से कैच कर लेता है कि मैं उसी तरफ चला जाऊं, वही सीख लूं, है ना। तो उस समय यदि उसको सही दिशा मिल जाती है तो फिर वो सही दिशा में चलेगा। यदि उसने कहीं संगति में बिगड़ गया या उसने गलत रास्ता ले लिया तो फिर क्या होगा? उसने रास्ता तो गलत चुन लिया ना। उस समय उसे सही रास्ते की पहचान किसी ने बताई नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज उस समय होती है। शिक्षा की बात जहां तक है, तो शिक्षा हमको शिक्षित करने के लिए, शिक्षा का अर्थ ही है ना कि हम शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षित होने का अर्थ क्या है? कि हमें अच्छे और बुरे की पहचान हो गई है, यही मानते हैं ना। शिक्षा का मतलब क्या है? हम अच्छे और बुरे की पहचान करने की ताकत हमारे अंदर आ गई है, ठीक है। अब अनपढ़ भी शिक्षित है, ऐसा कह सकते हैं क्या? क्यों? अनपढ़ का मतलब जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी है लेकिन वो शिक्षित है, ऐसा कह सकते हैं क्या? सोशल लाइफ, नॉलेज से शिक्षित है, अनुभव से शिक्षित है ना। उनके पास क्षमता है, हाँ, उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उनको हम अशिक्षित नहीं बोल सकते, अनपढ़ बोल सकते हैं, है ना, कि उन्होंने पढ़ा नहीं है। अनपढ़ हम कह सकते हैं लेकिन अशिक्षित नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसको तो हमने कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो अपने माता पिता को पहचान लेता है। तो क्या हुआ? अनपढ़ तो है लेकिन वो पहचानता तो है अपने माता पिता को, जो भी आसपास उनके रहते हैं रिलेशन में, गर्म ठंडे को पहचानने की कोशिश करता है। मतलब हर चीज वो बिना पढ़े पहचान लेता है, ठीक है। तो इसमें शिक्षा या शिक्षित होने का कोई दोष ही नहीं है कि वो हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है ना। समझ में आई? दो चीजें कंफर्म हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ लिख के क्या है, उस शिक्षा को और आगे डेवलप करें, ये होना चाहिए हमारा उद्देश्य। कि हमने पढ़ा है, 4 किताबें पढ़ ली है, तो हमारे अंदर वो शिक्षा जो है वो डबल दुगनी होनी चाहिए, कि हम अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को दुगने मतलब कैपेसिटी से पहचान सके, है ना। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और आप लोग इतनी अच्छी चर्चा में यहाँ शामिल हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यदि आप जितने भी हैं, 40-50 जो भी संख्या होगी, उसमें से 10 लोग भी इस बात को समझ लेते हैं, तो उनके आने वाले जो आसपास जितने भी उनका ऑरा होगा, एनवायरमेंट होगा, वहां पे आप लोग की चर्चा करोगे, है ना, तो वो दुगुना तिगुना होता जाएगा। तो इस चीजों को समझने की सबसे पहली जरूरत है। और जैसा कि हर्ष ने कहा कि किसी भी पीढ़ी को निगेटिव या पॉजिटिव ले जाने में शिक्षा का महत्व तो है, लेकिन अपना भी स्वयं का डिसीजन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओके, ये भी बहुत प्यारा सवाल था, एकदम डीप लेवल पे आपने ले गए इस मेरे क्वेश्चन को, और उत्तर जो आपने बेहतरीन तरीके से दिया, मुझे बहुत प्यारा लगा। और मेरे को पता है आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा, इस चीज़ का आंसर आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पे वैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं मैम, बहुत सारे नहीं बोलता, कुछ कुछ गिने चुने बैठे हुए हैं, जिसको तो मैंने भी देखा हुआ है दलपत सागर के सामने फूकते हुए हाँ, 1-2 लोग को मैंने देखा हुआ है। तो मैम उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही चीज़ है या इसको छोड़ दो, या थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, या महीने में एक बार, आप क्या उनको एक देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी बुरी चीज को थोड़ा थोड़ा बुरा करे ऐसा तो हो नहीं सकता कोई भी अच्छी चीज को थोड़ा थोड़ा अच्छा करे ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है?
तो जो भी चीज है उसको या तो पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अच्छी चीजों को पूरी तरह से ग्रहण कीजिए, ठीक है। और ये जैसे स्मोकिंग वाली बात है, चाहे जो भी नशा हो, वो आपसे ज्यादा आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। तो जब भी आप ये चीजें लोगे, तो ये मान के चलो कि आपके साथ 10 लोगों की बर्बादी उसमें सुनिश्चित है। तो आप क्या चाहोगे कि आपके साथ 10 लोग और बर्बाद हों, कि आप अकेले सुधर के 10 लोगों को और सुधारें? क्या चाहोगे आप लोग बताओ? अपने साथ 10 लोगों को और अच्छा बनाए, यही चाहोगे ना? तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक। हाँ, क्योंकि अगर मान के चलो, अच्छा एक बच्चे ने ये एक अच्छा क्वेश्चन किया था, उसके पापा आर्मी में हैं, और आर्मी का आप जानते होंगे कि ऐसे महीने में या ऐसे कुछ हफ्ते में एक आध दिन वो ड्रिंक कर लेते हैं, सब ऐसे टीम में कर लेते हैं। तो वो कह रहा था कि सर, तो आर्मी लोग तो करते हैं ड्रिंक, तो हम लोग क्यों नहीं, ऐसे क्वेश्चन उसका आया था। तो आप क्या बोलोगे उस बच्चे को? देखिए, आप ड्रिंक करना, हालांकि बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, वो तो जानते हो आप लोग सब क्या है नुकसानदायक, अपने ही शरीर का नुकसान है, समझ रहे हो ना। लेकिन क्या है, जो आर्मी में जाते हैं उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीजें रहती है। जो भी अल्कोहल होता है वो रिफाइंड होता है, और ये भी आप जानते होंगे कि बहुत सारी दवाइयों में अल्कोहल का यूज भी किया जाता है ना। तो ऐसे एरियाज में उनकी वो जो लेता है वही लेता है, सारे लोग तो नहीं लेते, सारे लोग पीते हैं। हाँ, आर्मी में जो है सारे लोग पीते हैं नहीं ना। हाँ, तो इस चीज को भी समझना है। कोई भी नशा अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो हमारे लिए खराब ही देगा। नशा खराब नहीं है, लेकिन किसी चीज का आदत होना ये खराब है। ये देखो, मैडम ने बिल्कुल सही कहा। एक बार क्लैपिंग हो जाए। क्या नाम है आपका? पूजा श्रीवास्तव। वेरी गुड। किसी भी चीज की अति जो है नुकसानदायक ही होती है। अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है ना, हमारे शास्त्रों में कहा गया ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैम, आजकल पेरेंट्स चाहते हैं मेरा हर बच्चा कुछ ना कुछ बने इन फ्यूचर, तो इसी चक्कर में वो अपने बच्चे को दिन रात पढ़ा ही रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। एक बच्चा 8 बजे 7 बजे उठता है, 8 बजे स्कूल जाता है, 1:30 बजे छुट्टी होती है, आके खाना खाता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, फिर उसके बाद ट्यूशन होता है, ट्यूशन 2 घंटे का होता है, 5 बजे वापस आता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूशन भेजते हैं अपने बच्चे को, तो बच्चा फिर ट्यूशन जाता है, अगला ट्यूशन, फिर रात को आता है, खाना खाता है, फिर होमवर्क करता है, तो उसको 10 बज जाता है। तो पूरे शेड्यूल में वो फंस जा रहा है, मतलब हर वक्त प्रेशर आ रहा है उसको पढ़ाई का, फिर वही चीज़ अगले दिन फिर रिपीट हो रहा है। और कुछ पेरेंट्स तो संडे के दिन भी उसको ट्यूशन ही भेजते हैं कि इस दिन भी पढ़ना है। तो मैम, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पेरेंट्स सही कर रहे हैं? सच में हर्ष का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही चिंताजनक है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग जो कहते हैं ना, ऐसी स्थिति आ गई है कि अपना सारा चीज वो बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको सारा जो है वो टॉप में आके दिखाए, अच्छे नंबर ला के दिखाए, जहाँ चाहे वहाँ ट्यूशन जाए। लेकिन बच्चे की स्थिति भी तो समझनी है ना, वो भी तो आखिर एक इंसान है ना। उसके पास भी जितना माइंड पावर है उसका ही यूज कर सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। 24 आवर के अलावा और कोई आवर तो नहीं है ना उसके पास। तो कम से कम छोटे बच्चों को 8 घंटे तो सोना जरूरी है। उसके बाद और कुछ चीजें, एक चीज और बता देती हूँ, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते ही है, जिनको आप एक बार बताओगे समझ जाते हैं, है ना। तो उन बच्चों को छोड़कर बाकी कुछ बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करके सीखते हैं। तो 2 कैटेगरी तो है ही। और बीच में जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, ना तो मेहनत करना चाहते हैं, ना ही कोई चीज सीखना चाहते हैं, सिर्फ ट्यूशन के भरोसे रहना चाहते हैं। तो ऐसे 3 परिस्थितियों में कैसे हम उनको मोटिवेट करें? तो इसके लिए क्या है, जो भी बच्चे, जैसे गार्जियन के लिए हर्ष का सवाल है कि गार्जियन क्या करे। गार्जियन को अपने बच्चों को समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि माता पिता ही सबसे पहले अपने बच्चे की क्षमता को समझ पाते हैं कि वो क्या कर सकता है। जो चीजें उनको करने की मतलब क्षमता है, उसी में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब सिर्फ किताब लेके खोल के बैठे हुआ, है ना, मम्मी ने कहा पढ़ रहे हो, पढ़ना है, और अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है। अब किताब लेके आप बैठे हो लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, बस पन्ने पलट रहे हैं, अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है आपके दिमाग में। हाँ, क्या पढ़, कुछ बच्चे पन्ने पलटने की जगह व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, व्हाट्सएप कैसी हो। तो ये ऐसा कोई मतलब का नहीं है ये सब चीज।
तो ये सब चीजें आपको आज के युग में जानकार बनना है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको क्वालिटी में चेंज करें, क्वांटिटी में नहीं। ठीक है, जो भी आप भले आधा घंटा पढ़िए, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आना चाहिए, और जब भले 2-4 पॉइंट्स हो वो भी समझ में आना चाहिए, लेकिन कुछ तो याद रहे। आधे घंटे पढ़ो चाहे 1 घंटे पढ़ो, तो वैसा स्थिति का वैसा सिचुएशन भी होना चाहिए। और आजकल जैसे शिक्षा का बिजनेस भी रूप में लोग अपनाने लगे, बिजनेस ही हो गया लगभग कि सब ट्यूशन पढ़ा, मतलब स्कूल से ज्यादा ट्यूशन में क्लासेस लग रही है बच्चों की। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, जो बच्चे कुछ समझ में नहीं आता है उसको लेके टीचर के पास जाते थे, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया तो वहाँ अलग से उनको टाइम दिया जाता था टीचर के द्वारा, है ना। अब क्या है, अब उनको अलग से इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ लें, वो सब्जेक्ट पढ़ लें, है ना। तो ये 2-4 परिस्थितियां हैं जो थोड़ी सी चिंताजनक है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको हमको कम करने का प्रयास करना है, और हर बच्चा कलेक्टर बन जाए ये भी तो मुश्किल है क्या। कोई खिलाड़ी बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, अलग अलग फील्ड है, ढेरों फील्ड है, सबकी रुचियां अलग रहती है। उस रुचि को पहचानने के लिए अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नई शिक्षा नीति आई है, जानते हो आप लोग, उसमें बच्चों के टैलेंट को लेकर उस दिशा में उसको आगे बढ़ाने के तरह शिक्षा का रूपांतरण किया जा रहा है कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में अच्छा है उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उस तरह की शिक्षा नीति बनाई गई है ना। कोई बच्चा खेल में है, पहले क्या था, खेल का अंक नहीं जुड़ता था मार्कशीट में। अब कोई बच्चा खेलता है, कोई एनसीसी में जाता है, कोई स्काउट में जाता है, कोई कल्चरल में जाता है, तो उनके पॉइंट्स जुड़ते हैं उनके सर्टिफिकेट में। तो इस तरह से अभी जो शिक्षा नीति बन रही है वो बच्चों की ऑल ओवर, मतलब पूरा सर्वांगीण विकास के लिए बन रही है। अब केवल मार्क्स पे आप डिपेंड नहीं रहोगे, आपकी एक्टिविटीज भी आपकी शिक्षा के लेवल को ऊपर करेगी। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं हैं, बस थोड़ा सा पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों पे ज्यादा प्रेशर न डालें और उनकी जो रुचि है उसमें हम ध्यान दें, है ना। कभी कभी आप देखोगे, कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है, रिजल्ट आता है जिस दिन बोर्ड का या जो भी, पहले बहुत होता था, अभी थोड़ी सी कमी आई है मेरे ख्याल है कि वो थोड़ा सा 1 नंबर कम हुआ तो कुछ गलत कदम उठा लेते थे बच्चे। इतना अच्छा पढ़ने लिखने वाला टैलेंटेड ऐसे मार्ग में चला जाता है कि वो उनको सुसाइड करने वाला, जो मैं नहीं बोलना चाह रही थी, ऐसे पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही गलत है। आपके पास जो टैलेंट है सिर्फ नंबर के लिए नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर से नहीं चलते। ठीक है, तो हमको उस तरह से अपने दिमाग को डेवलप करना है कि हम किसी विशेष कार्य के लिए बने हुए हैं और हम उस कार्य को अच्छे से करेंगे। अच्छा, तो मैम यहीं पे जहाँ एक तरफ 2 पहलू हैं इसके, जहाँ पे एक तरफ बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं, वहीं पे अगले तरफ बैक बेंचर्स भी होते हैं जो अभी बैठे हैं पीछे। वो लोग प्रीफर नहीं करते कि मैं दिन रात पढूं, मैं पढ़ूंगा जब मेरा मन करेगा, और उनका मन करता है 365 होता है एक साल में, वो शायद आखिरी दिन में ही पढ़ते हैं, कल एग्जाम है तो आज पढ़ेंगे। ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास। तो उनका ये रीजन रहता है, बाद में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, तो 365 डेज कंप्लीट हो जाता है, कल एग्जाम है। तो मैम उसमें आप इनको क्या कहना चाहेंगे, बाद में पढ़ूंगा? ये चीज जो है आपने बोला कि बहुत सारे बच्चों में रहता है, बहुत सारे जो कॉलेज भी पढ़ते हैं ना वो लोग भी ऐसा ही करते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन ये जो है थोड़ा सा गलत है। लास्ट में आप पढ़ोगे तो क्या याद रहेगा ये बताओ, कुछ भी नहीं, है ना। कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे, उसको क्या करोगे क्या नहीं वो समझ में। इसके लिए जो बाद में वाला है उसको आज से ही शुरुआत करें, इसमें आपको तब्दील करना पड़ेगा आपका विचार, है ना। कुछ अपने आप को एक टाइम टेबल में बांधना पड़ेगा। पहले कहा जाता था ना, जो भी विद्यार्थी जीवन है वो उसमें 5 गुण होना चाहिए, काग की तरह चालाकी, हंस की तरह एकाग्रता, है ना, कुत्ते डॉग की तरह सचेत होना। तो ये 4-5 चीजें, गुण जो है विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। नींद भी कम होनी चाहिए, तो इस चीज को नींद कम मैम क्यों? मतलब पढ़ने के लिए आपको एकाग्र होना है तो थोड़ा सा निद्रा कम रहेगी तभी तो आप पढ़ोगे। भोजन कम करना है ना, भोजन कम करोगे तो आलस्य नहीं आएगा। ठीक है, तो आलस्य त्यागना है,
नींद कम हो जाएगी, आलस्य त्यागोगे, भोजन कम करोगे और एकदम चेतना सचेत रहोगे। इस तरह का 5 लक्षण होता है, उसको विद्यार्थी जीवन में फॉलो किया जाता है, पहले से बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये जो बैक बेंचर्स जैसा कहा गया कि आज मैंने जो भी कहा वो पीछे से कितने लोग सुने हैं वो मुझे बताइए। सबसे पहले लास्ट में जो बच्चा है, हाँ वेरी गुड। एक पॉइंट्स बताइए मैंने क्या कहा, कोई भी एक बात बताइए जी, कोई भी चीज अभी तक आपने सुनी है, एक बात बताइए। शायद ये मेरे हिसाब से पेरेंट्स को ना एक बार बच्चों से बात करना चाहिए था कि बिल्कुल उनको पूछिए कि उसको क्या में इंटरेस्ट है। आप उसको फालतू चीज में जो एक्स्ट्रा एफर्ट करा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। और आप जो बताएं मैम, ज्यादा कुछ सवाल नहीं है, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप आने से पहले मेरे मन में ऐसा था कि मैं सवाल करूंगा, हाँ। लेकिन सर जैसा पूछते गए और आपने जैसा भी जवाब दिया ना, मैं सबसे सेटिस्फाई हूँ और कुछ नहीं है। सब क्लियर हो गया, यस मैम। वेरी गुड। एक बार तालियां हैं। बहुत बढ़िया। ये मेरी सफलता है कि आपने लास्ट बेंच तक मेरी बातें सुनी और उसको याद भी रख लिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा बैक बेंचर्स नहीं होते, वो लोग भी कुछ सीखते हैं, है ना। बस क्या होना चाहिए, दिमाग जो है, दिमाग की छतरी खुली होनी चाहिए। ठीक है, तो बैक बेंचर्स के पीछे से पीछे भी सब सुन सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए नाम दिया गया बैक बेंचर्स, लेकिन जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है पीछे बैठ के भी पढ़ सकता है ना? तो अपने आप को, मेरा कहना है, इनके प्रश्न के जवाब के रूप में मेरा कहना है बैक बेंचर्स वाली बात के लिए कि अपने आप को एक अनुशासन में आप बांध लें। तो ये कल वाला आज यही ऐसे में हो सकता है कि आप अपने आप को अनुशासित कर लें। ठीक, ठीक है, तो ये था मैम का बाद में जो आपका आता है कल करेंगे उसका एकदम पूर्ण रूप से रिप्लाई। तो आपने रील्स पे भी देखा होगा, वहां से भी आप इंस्पिरेशन लेते रहते होंगे कि बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में मौसम बदल जाते हैं, बाद में समय निकल जाता है। तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अपने अगले सवाल पे आते हैं। बच्चे अक्सर पढ़ना तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं पढूं, मेरा जो फीस स्कूल पे जा रहा है उसका मैं पूरा का पूरा वसूलूं, ऐसा चाहते हैं बच्चे। लेकिन कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं उनके लाइफ में। वो चाहे फैमिली प्रेशर कुछ हो सकता है या घर में घरेलू प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ भी समस्या आते ही हैं बच्चों को। और कभी कभार वो प्यार का मामला भी होता है, ये भी देखा जाता है सही रूप से कि ये भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। और फैमिली और लव, ये तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस है जो उनको पढ़ाई में ध्यान लगाने देता ही नहीं है। और जब भी वो बच्चा पुस्तक खोलता है, शब्दों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इमेजिनेशन में वही घरेलू जो मामला हो रही है एनवायरनमेंट में वो याद आता है, या तो अगर प्यार में पड़ा हुआ लड़का तो उसका चेहरा याद आता है। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे मैम? बिल्कुल, एकदम इतनी अच्छा सवाल आपने पूछा है और आज का बिल्कुल एकदम ज्वलंत सवाल है ये, है ना। हाँ। देखो बेटा, हमको, यदि आपके माता पिता ने आपको स्कूल भेजा है, ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, पहले ये बताइए। हमारी जिम्मेदारी क्या है? पढ़ना है, पढ़ाई करना है। कुछ उनकी जिम्मेदारी जो उन्होंने हमारे ऊपर आशा लगा रखी है वो हमको पूरा करना है। ठीक है, तो यदि आपके दिमाग में ये बातें होंगी, है ना, फ्रेंडशिप करना चाहिए, मैं गलत नहीं मानती। फ्रेंडशिप नहीं करोगे तो कैसे एक दूसरे का विचार जानोगे, कैसे सीखोगे एक दूसरे से, है ना। लेकिन जैसा कि हर्ष ने बताया कि प्यार में पड़ जाना वो जो है उस खतरे से आपको निकलना होगा। ठीक है, ठीक है। जब एज आपका हो जाएगा, जब आप हो जाओगे कि आप युवा हो गए हो, आप अपने डिसीजन से कुछ अपना जीवन साथी चुन सकते हो, तो वो स्थिति कब आनी चाहिए? जब आप अपने आत्मविश्वास के बल पे अपने आप को सक्षम कर लो कि मैं अपने माता पिता के ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं डालूंगा या डालूंगी। उस कंडीशन में आप युवा होने के बाद वो डिसीजन पहले के माता पिता ही लिया करते थे, है ना। लेकिन आजकल क्या हो गया है, सब जो जेनजी टाइप का जो बोलते हैं ना वो वाला कंडीशन आ गया है।
और ये भी क्या होता है, ये भी क्षणिक। क्षणिक मतलब आपका मन भर गया है ना, प्यार मोहब्बत से मन भर गया, तो उसके बाद क्या होता है, ब्रेकअप। क्या होता है, ब्रेकअप ही होता है ना। तो ये सब चीजों से आप लोगों को बचना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सबसे पहली बात, है ना। आप मानसिक रूप से एकदम मजबूत हो जाइए कि आपको जीवन में क्या करना है, आपका जो गोल है, आपका जो फोकस है, वो पहले निश्चित हो जाए। ठीक है, उस फोकस और गोल को आप पहले सबसे पहले अचीव करना, वो पहली प्रायोरिटी हो जाए आपकी। उसके बाद आपका बाकी चीजें होता रहे, है ना। पहले के जमाने की एक बात, हम जबकि बात आ गई है तो ये मैं बोल देती हूँ। पहले क्या होता था, बहुत पहले की बात, कि बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता था, है ना। बाल विवाह क्यों कर दिया जाता था? जो बालिका वधू देखे होंगे सीरियल, वो जान गए होंगे। हाँ, देखा है किसी ने आपने? आप मुस्कुरा रहे हैं, शायद आपने देखा है। नहीं देखा है आपने, बस यूं ही मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो बाल विवाह जो पुराने जमाने की सोच थी कि जो भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, है ना, उनमें जिसके साथ आपने रिश्ता तय कर दिया है, जो भी आकर्षण है उसके साथ रहे, है ना, वो इधर उधर ना भटके। लेकिन क्या था, होता था कि बच्चे बड़े होने के बाद उनकी पसंद बदल जाती थी, है ना। और ये गलत भी है, क्योंकि बहुत सारे उसके निगेटिव पॉइंट्स आए, जिसकी वजह से वो बंद ही हो गई, प्रथा बंद हो गई। और बंद होना जरूरी भी था, क्योंकि उस समय बाल विवाह मतलब क्या, छोटे बच्चों की शादी कर दिए, बड़े होने के बाद पता नहीं क्या हुआ, कभी कभी दोनों पेयर में से कोई खत्म हो जाता था, कुछ हो जाता था, बहुत बुरी कुरीतियां थी, सामाजिक बुराइयां थी, है ना। उन सब के लिए उसको बंद किया गया। उसके बाद अभी जो जनरेशन आई, उसमें हमने क्या किया है, 18 ईयर और 21 ईयर एज ग्रुप क्या रखा है, 18 और 21। इसमें क्या होता है कि जो गर्ल्स है वो मेचर होती है, बॉयज भी परिपक्व होते हैं, युवा हो जाते हैं, उसके बाद उनकी शादियां कराई जाती है, वो मिनिमम एज है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो बच्चे थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, कुछ काम करने लगे हैं, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचते हैं। तो एक बच्चा मुझे बताए कि ये विवाह के संबंध में आपका क्या विचार है? बाल विवाह तो मैम ठीक नहीं है, क्योंकि उस टाइम हमारा बॉडी ना मानसिक रूप से सही होते हैं, ना ही हम शारीरिक रूप से सही होते हैं। बिल्कुल। और अभी जो चल रहा है अरेंज मैरिज और लव मैरिज, तो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, हमें ये है कि हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। आज के Very डेट good. में बहुत सारी लव मैरिजेस हैं जो नहीं सक्सेसफुल हैं, लेकिन अरेंज मैरिज सक्सेसफुल हैं। अरेंज मैरिज का एक बहुत प्लस पॉइंट भी है कि छोटा मोटा जैसे झगड़ा वगड़ा होता है तो घर वाले उसको निपटा लेते हैं, सॉल्व कर yes, देते हैं, है ना। और फिर लव मैरिज में क्या है, सपोर्ट नहीं हो पाता है। हालांकि आजकल कई लोग जागरूक हो गए हैं, वो सपोर्ट भी करने लगे हैं। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट अरेंज मैरिज का होता है कि उन लोगों के सहमति से आपने यदि विवाह किया है तो आपके लाइफ टाइम तक वो लोग आपको सहयोग करेंगे। कोई परेशानी आती है इमोशनली या कोई भी चीज, या आर्थिक रूप से भी बहुत परेशानी आती है कभी कभी, है ना, पैसे की या जो भी चीजें हैं, वो सब हेल्प हो जाता है। जो ब्रेकअप और लव और ये सब चीजें थोड़ी सी गलत मुझे लगती है, आप लोग को पता नहीं लगती है, नहीं लगती है, कैसी है, लगती है? हाँ? मैम गलत का सेंस ऐसा नहीं है कि लव करना गलत है, नहीं। लेकिन हम अगर उस चीज को मैनेज करें, हमें पता है कि हमें एक एग्जाम क्रॉस करना है, तो हमें ये चीज होना चाहिए कि हमारा वो पार्ट तो रहेगा ही, लेकिन हमें पहले इस चीज को कंप्लीट करना है और फिर उसके साथ अपने लाइफ को कंटिन्यू करना। वेरी गुड, यही मैं जानना चाहती हूँ। तो आपकी लव मैरिज है? नहीं सर, नहीं मैनेज अच्छा, ओके, मेरे को लगा आप सपोर्ट कर रहे हैं लव मैरिज को। नहीं सब सर, हाँ, सपोर्ट के लिए नहीं। नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आज के डेट में मैम लव मैरिज जितना टूट रहे हैं उतना अरेंज मैरिज नहीं टूट रहे हैं। हम 10 साल से रिलेशनशिप में है, लेकिन शादी 1 साल में नहीं निभा पाते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। शादी के पहले हम लोग ये सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो 10 साल रिलेशन में बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा जिम्मेदारी आता है तो दोनों पार्टनर, ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल ऐसा करिए या सिर्फ मेल करे, ये प्रॉब्लम दोनों की है। दोनों सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूं तो मैं ऐसे क्यों करूं, तुम पहले ऐसे करते थे अब क्यों ऐसे करते हो। अरेंज मैरिज पे? नहीं, लव मैरिज की बता रहे हैं। अच्छा, लव मैरिज पे। नहीं सर, क्योंकि आज के डेट में ये बहुत ज्यादा ही चल रहा है।
तो शादी कहाँ टिकती हैं, नहीं टिक रही हैं। हार्दिक पांड्या। हाँ? जो भी है बहुत ज्यादा नहीं पता है, जितना मेरे को मैं मतलब देख रही हूँ वो बता रही हूँ कि जनरली आज के डेट में ऐसा ही हो रहा है। हम सबसे बड़ी बात कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो। तो इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं मैम। तो अगला सवाल थोड़ा सा सोशल मीडियाज़ पे ले जाते हैं हम लोग। तो आजकल इंस्टाग्राम्स का ज़माना आ गया है, यूट्यूब्स का ज़माना आ गया है। तो जहाँ पे बच्चा सोच के रखा है कि मैं ये बनूंगा, सपोज आईएएस बनूंगा, तो उसके लिए वो मेहनत करता है और उसके जितने भी स्टेप्स होते हैं वो स्लोली चढ़ने की कोशिश करता है, और बीच में वो सडनली रील्स स्क्रॉल करता है या यूट्यूब स्क्रॉल करता है। वहाँ पे देखता है कि एक इंस्टाग्राम से के रील से ही 1 लाख 2 लाख कमाया जा रहा है, यूट्यूब के एक वीडियो से ही 5 लाख 10 लाख कमाया जा रहा है। तो वहाँ वो डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, आईएएस 3 लाख कमाता है, इंस्टाग्राम का एक रील डाल के वो 10 लाख कमा रहा है। तो वहाँ डिमोटिवेट हो जा रहे हैं वो। तो वहाँ पे फिर बच्चा इधर उधर हो जाता है कि इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा, इंस्टाग्राम में ध्यान दूंगा, यूट्यूब में ध्यान दूंगा, इस पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा, और दो जगह पे दो नाव पे पैर रखना वो होता ही नहीं, सक्सेस नहीं हो सकता है ना। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, ये सोशल मीडिया को लेके डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे? ये बहुत बड़ी समस्या है आज की सोशल मीडिया वाली। तो हाईटेक हो गए हैं हम लोग, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। तो बहुत सारा इसका प्लस पॉइंट भी है कि उसमें आप कोई भी जानकारी विद इन सेकेंड आपको मिल जाती है ना। 1 सेकंड में आपको आजकल चैट जीपीटी और बहुत सारी दुनिया भर के अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी भी है और कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है उसमें, बट जो आप नॉलेज लेना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ आपका एक टच चेंज हुआ है ना, एक टच आपने चेंज कर दिया, तो फिर वो मैंने बताया ना 2 रास्ते है ना। इस जगह पे आपको जहाँ पे आप बदल रहे हो वहां कोई मिल जाए बताने वाला, तो आप सही रास्ते में चले जाते हो। वैसे ही सोशल मीडिया भी है, एक टच से आप खाई में भी गिर सकते हो और एक टच से आप आसमान छू सकते हो। ठीक है, तो आपको नॉलेज लेना है। और जो मैंने बताया कि आप जब तक अपना गोल अचीव ना कर लो तब तक आपका फोकस उसमें बनाने की कोशिश तो कीजिए, है ना। फोकस और गोल को सामने रखिए, तब आपको कोई भी चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप एक संकल्प ले लीजिए, भी आप खुद ही सोचना कभी कभी, है ना, जैसे आपको कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है ना, लेकिन जाना जरूरी है, लेकिन मन क्या है, नहीं हो रहा है तो उस समय क्या करते हो आप लोग, है ना। तो ऐसी स्थितियां भी आती है। तो उन चीजों से आपको आपका जहाँ पे इम्पोर्टेंस है ना, सिर्फ मन के लिए नहीं जाना है ना, मन के लिए नहीं जाना है। मन के तो क्या बोलते हैं, 1000 घोड़ों पे सवार रहता है मन। आप यहाँ बैठे हो, कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरे घर में आज क्या बना होगा, पता नहीं, मुझे भूख लग रही है, मतलब बहुत सारे विचार तुरंत 1 सेकंड में दिल्ली मुंबई विदेश चला जाता है। तो उस मन को भी आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मैम, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, तो वो आपको लगता है कि ये अभी प्रॉपर हो चुका है जैसा इसको होना चाहिए था, या फिर इसको और विकसित होना बाकी है? इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय समय पे बदलती है, बनती रहती है, और इसमें कुछ चीजें हैं। जो पुरानी शिक्षा पद्धति भी बहुत अच्छी थी, उसमें क्या है, हम लोग किताबें बदलते नहीं थे। अभी क्या है, हर क्लास में नई किताब, हर बच्चा नई किताब लेता है, तो वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी चीजें अभी जो नई शिक्षा नीति में बहुत सारे कोर्स अपडेट हो रहे हैं, है ना। अपडेट मतलब बहुत सारी चीजें बढ़ गई है ना। अभी कंप्यूटर का नॉलेज इतना हो गया कि हर क्लास में उसको रखा जा रहा है। ये भी जरूरी है कि आपको खाली पुराने जगह में पुरानी चीजें ही मालूम हो, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो अपडेट होता रहता है। और अभी जो शिक्षा नीति अभी जो चल रही है, शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के समय कहीं कहीं पे परेशानियां इसलिए आ रही है कि जो भी उसमें अपॉइंट हो रहे हैं, जो भी शिक्षक है या जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी चीज है, सही तरीके से कहीं कहीं पे वो पहुंच नहीं पा रहा है ना। मतलब जहाँ ग्राउंड पे वो चीज एज इट इज नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए कहीं कहीं दिक्कत आ रही है। बाकी यदि उस चीज को प्रॉपर हम यूज करें तो बहुत अच्छा है ना। क्योंकि इसमें क्या क्या है कि एक चीज, एक और बहुत अच्छी चीज इसमें जुड़ी है कि हम
जिस एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, तो कुछ क्लास तक उस गांव के लैंग्वेज में उन बच्चों को पढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। जैसे हल्दी में हम बोलते हैं, हल्दी में पढ़ा सकते हैं, है ना, हल्दी के कोर्स, गोंडी के कोर्स, ऐसे कुछ कुछ प्राइमरी स्तर तक ऐसा किया जा रहा है। उसमें टीचर्स को ऐसे टीचर्स जा रहे हैं जिनको हल्दी आती हो, गोंडी आती हो, है ना, तो वो क्या करेगा, जिस एरिया में, जिस गांव में पढ़ा रहा है, यदि टीचर को वो नॉलेज है तो जो भी पढ़ाई की चीजें हैं उनको उनकी भाषा में वो समझा सकता है ना? तो ज्ञान के लिए भाषा बंधन नहीं होता ना, ज्ञान के लिए भाषा का कोई बंधन नहीं है। आप ज्ञान को किसी भी भाषा में सीख सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा है वैसे अभी तो एजुकेशन, बट थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अगर आप शिक्षा मंत्री अगर होते, मान के चलो ऐसे, तो आप वो एक क्या चीज़ को जोड़ते शिक्षा में और एक क्या चीज़ को हटाते शिक्षा से? इसमें जो शिक्षा का, यदि आपने बोला है कि यदि कुछ करने का मौका मिलता, तो मैं पहले ग्राउंड लेवल पे जाके वहाँ की समस्या को देखती कि किस वजह से शिक्षा एंड मतलब आखिरी बच्चे तक, आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रही है, उसका समाधान करने का प्रयास। ओके, और एक चीज़ जो हटाना होता आपको? और हटाने के लिए यदि आप कहोगे तो जो प्रेशर बच्चों पे डलता है ना, बहुत ज्यादा जो उनको प्रेशर में रखने वाला चीज, जो भी चीजें हो, चाहे बैग हो, बस्ता हो, किताबें हो, उनमें से कुछ चीजों को मतलब क्लास वाइज उसको हटाने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चे टेंशन में न रहे, पढ़े लेकिन रिलैक्स होकर पढ़ाई करें। ओके, तो मैम आप टीचर से स्टार्ट किए थे अपना करियर, है ना, तो मैम आप टीचर बनने का ही क्यों सोचे? देखो, ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन भी है और अच्छा भी है। हाँ। कि पहले हमारे समय में क्या होता था कि जो भी क्लास में हम पढ़ रहे हैं, है ना, उस समय 8th बोर्ड हुआ करता था हमारे जमाने में, उसके बाद सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था। तो मेरे पापा भी टीचर ही थे और MLB स्कूल आप लोगों ने देखा है, महारानी स्कूल, वहीं पे मैंने पढ़ा MLB, हाँ, महारानी स्कूल में। तो 8वीं के बाद सब्जेक्ट चूज करने का मौका आया, तो सभी टीचर्स ने वहीं पे, मेरे पापा भी वहीं पे थे। 8वीं के बाद? 8वीं के बाद पहले सब्जेक्ट चेंज? 8वीं के बाद चेंज होता था। तो उन्होंने बताया आपकी बच्ची पढ़ाई में अच्छी है, उसको साइंस दिलवाई, ऐसा होता था। अच्छा। तो साइंस ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद साइंस मतलब 3 साल 11th तक पढ़ना पड़ता है, 8, 9, 10, 11, 4 साल। ओके। उस समय का ऐसा था। लास्ट बैच हमारा था जो 11th बोर्ड दिया है। ओके। लास्ट बैच है हमारा। तो उस समय ऐसा स्थिति था। फिर उसके बाद PMT एग्जाम होता था उस समय डॉक्टर के लिए। साइंस इन्होंने पढ़ा है तो PMT देंगे, है ना। तो कई बार हमने दिया और कुछ कारणवश हम नहीं जा पाए उसमें, जो भी कारण रहा होगा। मार्क्स भी अच्छे आते थे बट जो भी कंडीशन थी मैं नहीं गई इसमें। उसके बाद फिर मैंने BSc किया। BSc के बाद मुझे किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना था, तो मेरे अंक जो है मार्क्स केमिस्ट्री में बहुत कम आते थे। कितना? मतलब जैसे 50-30 अंक का पेपर होता था ना, उसमें 30, 35 और 40 ऐसे 100 मार्क्स, 150 मार्क्स टोटल होते थे। ओके। तो उसमें करीब पासिंग मार्क्स 18, 20, 25 ऐसे मिलते थे। मैंने सोचा कि ये इतने कम क्यों आ रहे हैं, कारण क्या है। तो जब स्पेशलाइजेशन का अवसर आया तो मैंने बोला मैं इस चीज को सॉल्व करूंगी कि मेरे जो सब्जेक्ट में कहाँ पर कौन सी कठिनाई है, इसको मैं डिटेल पढ़ लूं। तो फिर मैंने MSc में केमिस्ट्री सब्जेक्ट फिलअप किया। उसके बाद मेरे जितने डाउट थे केमिस्ट्री से लेकर वो सारे खत्म हो गए। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि मैं उसी दौरान 91 में मेरी PG हुई थी कि PhD वगैरह का करे, पर घरेलू परिस्थितियां कि हम लोग को उस समय बाहर जाने का भी थोड़ा सा कठिनाई थी कि बाहर जाके पढ़ना। हालांकि मैंने एग्जाम दिया था जबलपुर में जाके, पर नहीं गई। तो दूर भेजने के लिए पेरेंट्स भी तैयार नहीं थे। तो मन में इच्छा दबी हुई थी। फिर अभी पिछले 4-5 साल पहले मैंने एक एग्जाम क्लियर किया PhD के लिए, एंट्रेंस एग्जाम, और वो मेरा क्लियर हुआ। और जस्ट पिछले 2 महीने पहले मेरी केमिस्ट्री में PhD हुई है। तो मतलब उस सब्जेक्ट को मैंने इजी बनाने के लिए बहुत मेहनत की और समझा उसको, हर चीज को। और कि MSc में भी मैंने फर्स्ट क्लास पास किया।
उसके बाद सब्जेक्ट इतना क्लियर है कि आज आप कुछ भी पूछोगे तो मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर सकती हूँ। तो इस तरह से शिक्षिका बनने का मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि जो भी सब्जेक्ट बच्चों को कठिनाई आती है उसको मैं क्लियर कर पाऊँ, और कठिन सब्जेक्ट जो सबको लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा कि केमिस्ट्री जो है, रसायन बहुत ही कठिन है, उसको मैं एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। और जितने भी मेरे स्टूडेंट आज जहाँ भी कहीं होंगे वो तारीफ करते हैं, शायद करते भी होंगे तो वो मेरे लिए रिवार्ड है कि मैंने उस सब्जेक्ट को आसान बनाया उन लोगों के लिए। 11th आपने कौन सी ईयर पे कंप्लीट किया था? 11th मेरा था 86 में। 1986। उस दौर पे बारहवीं नहीं होता था? लास्ट बैच था। अच्छा, आप ही लोग का लास्ट बैच था, उसके अगले साल बारहवीं भी उसके, हाँ, उसके साल से, उसके नेक्स्ट ईयर से 12th स्टार्ट हो गया। 11th आपने कंप्लीट किया, और उसमें 12वीं पास है। अच्छा, हम 11th पास है। ओके, तो खैर मैम अभी तो प्रिंसिपल बन चुके हैं, बट एक टाइम पे ये टीचर भी थे, वहीं से करियर स्टार्ट किया इन्होंने। तो मैम जब अगर हम लोग को भी गवर्नमेंट जॉब का आता है लेटर कॉल कि लग गया है आपका गवर्नमेंट जॉब, आप कल आ सकते हैं, कल से ज्वाइनिंग है आपका, तो बहुत खुशी होती है ना, माने डोपामिन हिट करता है कि जिस चीज़ का हम प्रयास कर रहे थे इतने टाइम से, जिसके लिए हम बचपन से लेकर अब तक बड़े हुए हैं और पढ़े हैं, और अब जाके वो क्लियर हो गया है, तो माता पिता भी खुश होते हैं, आप तो होते ही होते हैं। और कॉल लेटर आता है, उसको देखने के बाद बड़ा अजीब होता है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपका कैसा था वो परिस्थिति जब आपका हाथ में कॉल लेटर था? बहुत ही मतलब खुशनुमा पल थे वो। मेरे पापा भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है ना, तो मेरे मुझसे ज्यादा वो खुश हो रहे थे। जहाँ भी उनके फ्रेंड्स, उनके जो भी मिलते थे, मैं होती थी तो सबको बहुत खुशी खुशी बताते थे, और सब लोग मुझे बधाइयाँ देने के बजाय पापा को बधाइयाँ देते थे, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता था मुझे। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए भी उन्होंने मुझे किया, और सबसे पहला मेरा जो मेरी पोस्टिंग थी वो दरभा ब्लॉक में, दरभा के हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने ज्वाइन किया था। तो गांव में जो सर्विस करने का एक अपना अलग अनुभव, जैसे मैंने बताया ना, हल्दी गोंडी सब बोलते हैं बच्चे वहाँ के, तो मुझे हल्दी शुरू से आती थी, और आकाशवाणी में भी मैं ग्रेजुएशन के बाद से हल्दी कंपेयर के रूप में वहाँ काम करती हूँ। रेडियो जगदलपुर में, वहाँ हल्दी में कंपेयरिंग करती हूँ प्रोग्राम की। ग्रामीण प्रोग्राम जो आते हैं, आमचो गांव, बस्तर के स्वर, घर दुआर, ये सब नाम से आते हैं, कला और कलाकार ऐसे प्रोग्राम्स के नाम है, बेड़ा खाड़ा चौगोट, ये सब चीजें हैं। तो मुझे कोई मतलब परेशानी नहीं हुई बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करने में। बच्चे बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे कि मैडम को हल्दी आती है ऐसे करके। बहुत ही मतलब जैसे कभी कभी सब्जेक्ट पढ़ाते समय कुछ चीजें उनको समझ में नहीं आती थी, मैं उनको पढ़ा रही हूँ क्लास में, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, और वो सुन रहे हैं बच्चे ध्यान से, तो उनको कुछ समझ में नहीं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो फिर उनको उनके लेवल पे जाके, जब पदार्थ उबलता है ना, जब उबलेगा, जब आप पानी डालते हो, चावल पकाते हो, कैसे उबलता है, तो जब उबलना स्टार्ट करता है उसको बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहा जाता है। तो एक बच्चे ने कहा, मैडम इसको उबलांक क्यों नहीं कहते तो ऐसे ऐसे बच्चों ने सीखा, और बहुत इंटरेस्ट से हर सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा, और आज अच्छे अच्छे जगह में मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी आए हैं कई बच्चे, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। और ये हल्दी मतलब अपना जो लैंग्वेज है, स्थानीय लैंग्वेज आने का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है शिक्षकों के लिए। ये कम से कम 5-6 साल मैंने दरभा में सर्विस की, उसके बाद 10 साल में किलेपाल में रही, जहाँ पे प्योरली गोंडी बोलते हैं वहाँ, और थोड़ा सा हल्दी समझते थे। तो वहाँ भी वैसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट को उनको बताने में ये भाषा मेरी काम आई, और आज बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स है, जहाँ भी मिलते हैं मानते हैं, रिस्पेक्ट देते। अच्छा, जैसे आपने बीच में एक बोला कि जब लेटर्स मेरे हाथ में था, पापा को पता चला, पापा बहुत प्रसन्न हुए थे। तो अक्सर मैंने देखा है कि बाप और बेटी के बीच का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। अब उसी जगह अगर बेटा होता अच्छा किया है तूने, बस इतना बोल देते।
हाँ ये है बाप और बेटी के बीच में जो रिश्ता होते हैं वो खुल के होता है, और बाप बेटे के बीच की जो रिश्ता है वो खुल के नहीं होता, मगर रिश्ता बहुत ज़्यादा अटूट होता है, मगर खुलता नहीं है वो। ठीक है मैम, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने जैसे बताया अपने करियर की स्टार्टिंग टीचर, देन स्लोली बहुत सारी चीज़ आपने किए, और अभी मुकाम में आप बैठे भी हुए हैं और अभी भी आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आपका पहला ड्रीम क्या था? मगर टीचर तो ठीक है, लेकिन पहला ड्रीम क्या था? पहला ड्रीम पढ़ाई के समय का वही था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो उसके बाद वहां से फिर जैसे ही थीम चेंज हुआ, फिर टीचर बनने के बाद मेरा फोकस पूरा था कि मैं कुछ समाज के लिए कुछ दे के जाऊं, है ना। तो इसलिए टीचरशिप में तो बहुत मुझे मौके मिले, बहुत सारा काम मैंने किया पढ़ाने के अलावा, है ना। उसके बाद कुछ समाज सेवा के कार्य किए, फिर लिखने में आई तो कुछ किताबें, कुछ बस्तर के कल्चर के बारे में मैंने लिखा, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में, बहुत सारे साझा संकलनों में मेरे लेख भी प्रकाशित हुए। और डॉक्टर आप बोले तो कौन सा डॉक्टर आपको बनना था? मुझे मेडिकल वाला तो फिर भी कुछ हार्ट डॉक्टर, दिल का डॉक्टर? अब उस समय तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने, सिर्फ डॉक्टर बोले, डॉक्टर जो इलाज करे किसी का। आप कैसे इंस्पायर हुए थे? मतलब टीवी भी चेक करवे? टीवी वगैरह तो था नहीं उसको। घर के बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर? कोई नहीं था, कोई नहीं। अभी जो है मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने टीचिंग से। अगला सवाल जानबूझ के पूछूंगा, आपको प्राइवेट जॉब पसंद है या गवर्नमेंट जॉब? देखिए, जॉब की बात तो ये है कि अब लकीली मुझे मिल गया गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, ये तो अच्छा है ही, क्योंकि आपको पूरा जो लाइफ टाइम के लिए गवर्नमेंट अपने उसमें ले लेती है। आप सर्विस से रिटायर भी हो जाओगे तो भी पेंशन आपको मिलेगा मृत्यु तक, है ना। वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन प्राइवेट जॉब भी कोई बुरा नहीं है, यदि मिल जाता है तो, है ना। तो उसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे लिए, हमने अपने शौक से लिया ना। जो भी प्राइवेट जॉब है आप अपने मन से ही करोगे ना। जो मुझे पसंद है वही तो करोगे ना, तो कोई सा भी कर लोगे, ऐसा है क्या? अगर प्रेशर है तो फिर कोई सा भी करना पड़ता है। हाँ, एक होता है कि कुछ तो अर्निंग हो, तो कहीं लग जाए तो आपको करना पड़ता है। ठीक है। तो इतने चीज़ों के बाद भी हम सब एक ना एक को फॉलो करते हैं, चाहे वो इंसान हो या ऊपर वाला हो। तो ऊपर वाले में से कई सारे भगवान हैं, तो उनमें से आप किसी एक को फॉलो करते हैं, वो कौन है? देखो, भगवान जो है उनके अलग अलग रूप है ना। भगवान है, कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, बहुत सारे रूप है। ठीक है। ये हम लोग बचपन से जितने भी त्योहार आते हैं, एक अलग देवी देवता को रखकर हम उनकी पूजा करते हैं। तो वो सब क्या है, एनर्जी के सोर्स होते हैं। एनर्जी के सोर्स मतलब आपको कुछ करने की क्षमता देते हैं। समय समय पे आप त्योहार मनाते हो, एक अंदर से खुशी आपको अंदर से महसूस होती है। लेकिन ये सारी चीजों के पीछे सिर्फ एक चीज, एक शक्ति होती है ना, जो आपको प्रेरित करती है। उसको हम क्या है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से, अलग अलग चीजों से उसको मानते हैं। तो वो एक शक्ति जो है, सर्वशक्तिमान, वही सब में विराजमान है। आप सब के अंदर वो शक्ति है। मैं ये मानती हूँ कि आप अपनी शक्ति को पहचान लीजिए। ठीक है। तो ये है अपने अंदर जो बहुत बड़ा सुपर पावर है हमारे अंदर। ठीक है। सब साइंस पढ़ते होंगे आप लोग, मान लो उसमें हमारा जो ब्रेन है वो कितने ग्राम का होता है, किसी को अंदाजा है? ब्रेन हमारा कितने ग्राम का होता है लगभग, अंदाजे नहीं? 1300 से 1500 ग्राम का रहता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी ब्रेन उतने ही ग्राम का था, है ना। तो उसने क्या किया कि वो आज तक उसको सब जानते हैं, उसने अपने सुपर पावर का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। आप लोग कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो, है ना। ये बहुत बड़ा सुपर पावर है। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, जितने भी है उतने सुपर पावर है। तो आप अपनी शक्ति पहचानिए और कुछ ना कुछ कर गुजरने का आज ही ठान लो कि मुझे ये करना ही है। ठीक है। ठीक। तो एक चीज का आपने पूछा ना, तो अभी जो है मैं हर चीज का रिस्पेक्ट करती हूँ, हर चीज का रिस्पेक्ट करती हूँ। टॉप पे रखना है
किसी एक? टॉप में रखना है तो अभी मैंने दीक्षा ली है करीब 20 साल पहले, हाँ ब्रह्म विद्या विहंगम योग की। हाँ तो उसी योग का मैं पालन करती हूँ। ओके। ये ब्रह्मा जी के अंदर आते हैं? हाँ, ब्रह्म योग ब्रह्म विद्या विहंगम योग है। ओके। तो मैम इतने चीज़ों के बावजूद भी हमारे जो बच्चे हैं वो भी कभी ना कभी एकांत में कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से अकेले में रोते ही हैं। तो मैम आपके में ऐसा अभी हाल ही में कोई दौर आया कि आप आखिरी बार कब रोए थे मैम? रोना हंसना तो चलता रहता है जीवन में, है ना। एकदम इमोशनल पॉइंट आपने टच किया। और मेरे पापा 2022 में 27 जून को उनका देहांत हुआ। तो वो चीज सबसे ज्यादा तकलीफदायक थी मेरे लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सहारा है वो खो गया है, क्योंकि वो रहते थे ना तो हर चीज में उनका सपोर्ट मुझे मिलता था। हालांकि अभी अप्रत्यक्ष रूप से भी उनकी बातें है ना, उनका जो कई हुई बातें मुझे सपोर्ट करती है, बट फिजिकली वो आज के दिन नहीं है। तो वो चीज मुझे बहुत कभी कभी फील होता है कि कमी महसूस होती है। आज होते तो मुझे पता नहीं, मेरी जैसे पीएचडी हुई तो मुझे बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मिलता, बहुत सपोर्ट, बहुत खुश होते हैं। उनसे ज्यादा मेरा ख्याल है दुनिया में माता पिता के अलावा दुनिया में कोई आपकी उपलब्धि से इतना ज्यादा खुश नहीं होता है। ये चीज है, थोड़ा सा कमी महसूस होती है। अगर आप बच्चे को बताना चाहें तो कोई एक ऐसी आदत जो इनको सक्सेस की ओर ले जाए? मैंने तो बहुत सारी बातें बता दी। और कोई एक अगर आप एक बात बोले। एक तो है सबसे बड़ी चीज, आपको अनुशासित रहना। तो मैम अब कुछ बच्चे हैं जो आपसे प्रश्न करना चाह रहे थे, वो सेशन स्टार्ट करते हैं। मोबाइल और इंटरनेट जो है आज के दिन में शिक्षा को कितना आसान बना है। और वो जैसे अभी हम यहाँ आके जो कोर्स कर रहे हैं वो तो नेट में भी है, आता है, तो वो सही है या हमारे लिए ये सही है? आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। आपने एकलव्य की बात सुनी है? एकलव्य ने कैसे सीखा था तीर धनुष चलाना? छुप के सीखा था, प्रत्यक्ष नहीं सीखा था ना। ठीक है, वो अलग बात है कि उनके गुरु जो है उन्होंने गुरु दक्षिणा ले ली थी, लेकिन सीखा तो था ना। सीखा था कि नहीं? जो इतने अच्छे से सीख सकता है उसका क्या लिया गया? अंगूठा। तो आज जो भी आप सीखोगे क्या लिया जाएगा? क्या लिया जाएगा? वो डर गई है मैम। अरे लाइक्स, क्या अच्छा, लाइक्स मिलते हैं ना जो भी आप सीखते हो। ठीक है, तो जो भी अच्छी चीज है, चाहे जहां से भी शिक्षा मिले, सीखना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है बेटा, आपने जो पूछा कि जैसे हम टीचर हैं, अब नेटवर्क से सीख रहे हो, आप ऑनलाइन सीख रहे हो, तो आपने उसको सीखा, सुना, आधा नहीं सुना, है ना। आपने टीवी चालू कर दिया, उसमें पढ़ा रहा है, वो साइंस है, आर्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट उसने पढ़ाया, और सीखने वाले उसको सीख रहे नहीं सीख रहे, टीवी को तो कोई मतलब नहीं है ना। उसमें बस साउंड आ रहा है और वो विजिबल सब चीज दिखा रहे हैं। ठीक है, सुनना नहीं सुनना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि प्रत्यक्ष रूप से कोई गुरु आपको शिक्षा दे रहा है तो आपको कुछ काम देगा ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मतलब उनको पूरी तरह से क्या रखेगा, क्लास में उनका ध्यान आकर्षित करके रखेगा ना। यदि कोई गलती आपसे होती है तो जाके हाथ पकड़ के सुधरवा सकते हैं। तो ये वाला जो है, मतलब गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, प्रत्यक्ष सीखना अपने आप में बहुत महान कार्य है। इसकी तुलना में जो टीवी से आप सीखोगे तो वो सिर्फ सुन के, बीच में टीवी बंद हो गया, मान लो आपने गिनती सिखाया 1 2 3 4 5 के बाद टीवी बंद हो गया, उसके बाद आ रहा है 11 12 15 16 17, तो बच्चा जो टीवी से सीख रहा है वो कैसे सीखेगा? 1 2 3 4 बाद 5 के बाद 11 आता है, वही सीखेगा ना। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। ठीक है, लेकिन गुरु शिष्य वाला जो परंपरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
तो कम अरे वाह जी अच्छा बोलिए बोलिए। अगर माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक हैं, अगर हाँ तो कैसे? माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक हैं, अगर हाँ हाँ तो कैसे? अच्छा ये भी बात मेरी हुई थी सबसे पहले, बहुत बीच में शायद बोला था मैंने कि बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करता है अपनी मम्मी को ढूंढता है ना, फीडिंग के लिए सबसे पहला तो मम्मी का ही आंचल मिलता है उसे, और वो बिना उसको बताए वो सब समझने लगता है कि कौन गुस्सा हो रहा है, कौन डांट रहा है, कौन प्यार कर रहा है। उसकी समझ बचपन से उसमें आने लगती है ना। तो उस समय माता पिता जो उसको सिखाते हैं उसको सबसे पहले सीखता है ना। तो माता पिता ही तो उसके शिक्षक हुए सबसे पहले, हुए कि नहीं हुए ना? हाँ, तो कैसे का सवाल जवाब मिला। जो चीजें बचपन में बच्चे को हम सिखाते हैं पैदा होने के साथ ही जब इस दुनिया में आता है ना, तो वो हर चीज को अनुभव से सीखने लगता है। उसके बाद देखता है घर का माहौल कि कोई झगड़ा हो रहा है, कोई प्यार से बात कर रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, वो सारी चीजें वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने लगता है। यदि आप थोड़ा सा उसको गुस्से से देखोगे तो कैसा हो जाता है, बच्चा मुंह बना लेता है रोने टाइप का, और उसको प्यार से बोलोगे तो हंसने लगता है ना। तो जब पैदा होते ही इतनी सारी चीजें वो समझ सकता है, तो माता पिता की हर बात वो सीखता है, समझता है। विवेक आगे चल के अपने परिवार का साथ देना चाहते हैं और घर बसाना चाहते हैं, तो इसलिए अभी से वो पूरी जानकारी आपसे ले रहे थे। हाँ, तो पेरेंटिंग कर पाएंगे वो, आपने उनको समझा दिया और वो काफ़ी खुश लग रहे हैं बाकी बच्चों से। सही है। तो मैम अब आखिरी वक्त आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि मैम मल्टी टैलेंटेड है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, शुरुआत में ही, कि मैम कवियत्री भी हैं। मैंने बोला था मैम अगर आप ऐसे ही चले जाएं तो मज़ा नहीं आएगा, एक कविता तो प्रस्तुत करना चाहिए आपको। 2 पंक्तियां पहले देश के जवानों के लिए, है ना। होशियार पहरेदारों इस धरती के अवतारों, ध्वजा फहराती रहे, अमर अपना गणतंत्र रहे, देश मेरा स्वतंत्र रहे, जीवन मेरा रहे न रहे, देश मेरा स्वतंत्र रहे। इसी के साथ मैम आज के इस बेहतरीन सेशन को हम समाप्त करते हैं, और आखिरी में हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ आके, कैसा लगा इनसे मिलके, कैसा लगा मुझसे मिलके। आपने मुझे बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आके बैठना है और इतनी सारी बातें हो गई और इतने सारे अच्छे टैलेंटेड सुपर पावर्स से मेरी भेंट हुई, मुलाकात हुई। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप सबने पूछे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जगदलपुर में टीम जो है उससे मुलाकात की, ताकि मैं अपने विचारों को आप तक प्रेषित की, उसमें से कितना आप प्रभावित हुए हैं ये भविष्य में मुझे पता चलेगा, जब कहीं ना कहीं मुझे चेंज दिखाई पड़ेगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और आपसे तो मेरी मुलाकात कवि के रूप में हुई थी और वो बहुत अच्छा आपका व्यक्तित्व है, और इतने सारे लोगों को जो एडमिट है मैडम, उनसे भी मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर आप सबने इन्वाइट किया, और बहुत अच्छा ये सेशन रहा। आप लोगों के विचार जानकर मुझे भी अच्छा लगा, और मैं भी युवा पीढ़ी के विचारों से अवगत हो पाई। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है वो एक बदलाव की लहर हमारे देश में लाए और बहुत अच्छा वातावरण निर्मित हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो उम्मीद है आप लोगों ने सीखा। आज का सेशन आपके लिए ही खास रखा गया था, शिक्षा। चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से बहुत सारे चीज़ लेकर जाएंगे अभी। तो मैम धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लास्ट में आपसे पैर छूना चाहूँगा बस।